खबर पुलवामा से। पुलवामा के गंडीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हलाकशुदा मिलिटेंटों में शहीद पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में मुलव्विस मिलिटेंट भी हलाक हुआ है। गुज़िश्ता रोज बाद दोपहर को पुलवामा के गंडीपुरा इलाके में एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब मिलिटेंटों की मौजूदगी पर फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया, जिस दौरान एक रिहायशी मकान में छिपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फोर्सेस ने एनकाउंटर के मुकाम से आम शहरियों को महफूज निकाला, जिसके बाद तकरीबन 17 घंटे तक जारी रहने वाली झड़प में जैश के 2 मिलिटेंट हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक हलाकशुदा मिलिटेंटों में मुनगामा पुलवामा के रहने वाला आबिद हुसैन भी शामिल है, जो कि शहीद पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में मुलव्विस था। झड़प के दौरान रिहायशी मकान को भी नुकसान पहुंचा। अहम खबर पंजाब से। पंजाब के मशहूर गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। हालात के मद्देनजर आज पंजाब कैबिनेट की जो मीटिंग होने वाली थी उसको भी मुअत्तल किया गया। साथ ही सिद्धू के वालिदैन ने सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। इस कत्ल के बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। कई मुकामात पर सरकार के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। कांग्रेस ने भगवंत मान की हुकूमत पर मूसेवाला की सिक्योरिटी कम करने पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अमरिंदर सिंह राजा ने इस वाक़े को सियासी कत्ल करार दिया। ख्याल रहे कि भगवंत मान की हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी वापस लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही मूसेवाला को मानसा में गोली मारी गई। देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं समझता हूँ पूरे पंजाब को और ख़ास तौर पे जो नौजवान उनके साथ जुड़े हुए थे, जो उनके फॉलोइंग थी, उन सारों को एक बहुत बड़ा सदमा सभी को लगा है। और इसने साथ साथ पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसको भी एकदम बेनकाब करके लोगों के सामने रख दिया है। मेरा मानना है कि इसकी पुलिस जांच कर रही है और जल्दी पकड़े जाएंगे, इस बात की उम्मीद है जिन्होंने ये किया है, कोई भी गैंग है, कोई भी व्यक्ति। और सीधे एक बार फिर से हम तफसीलात हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी नपिंदर लगातार सुबह से इस मामले पर हमारे साथ मौजूद है। नपिंदर, आपसे जानना चाहेंगे, अपोजिशन को एक मौका मिल गया है, खासतौर पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अब हमलावर हो गई है। मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं, प्रोटेस्ट भी देखे जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है इसको लेकर अभी क्या कुछ आला हुक्काम का कहना है? देखिए, है ना, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जहाँ एक सेलिब्रिटी थे, गायक थे, उसके साथ साथ वो कांग्रेस के नेता भी थे। चुनाव लड़ा था उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर मानसा से विधानसभा चुनाव, भले ही वो हार गए थे, लेकिन वो एक नेता भी थे और विपक्ष का हिस्सा थे वो भी। क्योंकि जो अभी पूरा हंगामा हो रहा है, जो जहाँ कह लें कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व होम मिनिस्टर जो हैं, पूर्व गृह मंत्री पंजाब के सुखजिंदर रंधावा और बाकी नेता जो हैं, वो रात से आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके परिवार के साथ डटे हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यह घटना घटी तभी विपक्ष को मौका मिला। और अब इसे ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें, क्योंकि देखिए एक युवा नेता था उनका और दूसरी तरफ एक बड़ा स्टार था, पंजाब में बड़ा नाम, पंजाब क्या पूरी जहाँ जहाँ पंजाबी रहते हैं वहाँ वहाँ उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। तो ऐसे शख्स की मौत हो जाना, और पेरेंट्स का एक लौता वो बच्चा था और बाखूबी उसने नाम कमाया था, तो ऐसे शख्स की मौत को लेकर के कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष घिरा हुआ है। और जो मांगे रखी गई थी परिवार की तरफ से, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने डिमांड लेकर के एक लेटर भेजा था मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने उन सभी को कह दिया कि हमें सभी मंजूर हैं। क्या मंजूर हैं? एक तो कि हाईकोर्ट की सिटिंग जज से इंक्वायरी, तो उसे लेकर के यस कर दिया गया है कि हम हाईकोर्ट के जज को लिखेंगे। दूसरा, सीबीआई और एनआईए को जांच देने को लेकर के तो सरकार ने ये भी कह दिया कि हाँ, हम सहयोग करेंगे जिस भी एजेंसी से जांच करवानी हो। अगली बात कि जो किस तरह से वो लेटर लीक हुई जिसमें बताया गया था कि इनके पास कितनी सुरक्षा है, कितनी सुरक्षा घटाई गई है, वो लेटर कहाँ से आई, किसने लीक करी,
उसे लेकर भी कहा गया है कि जांच करवाई जाएगी और सच सामने लाया जाएगा, जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरी बात ये थी कि डीजीपी ने कल अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि ये गैंगवार है, कहीं ना कहीं यह शब्द उसने यूज किए थे। उससे उन्हें ऐतराज था कि हमारा बेटा कोई गैंगस्टर थोड़ी ना था कि आप उसे गैंगवार कह रहे हो। तो इसे लेकर के अब डीजीपी की तरफ से स्पष्टीकरण आया। उन्होंने कहा है कि मैंने बिल्कुल उन्हें गैंगस्टर नहीं कहा और मेरे मन में उनके लिए सम्मान है। एक स्पष्टीकरण उनकी तरफ से जो रिलीज करा दिया गया है। तो ये तीनों चीजें थी। अब इसके बाद लग रहा है कि क्योंकि परिवार के साथ प्रशासन लगातार मीटिंग कर रहा था, अब उस मीटिंग का लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा और अगर पोस्टमार्टम को लेकर के वो यस करते हैं तो फिर सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद उसके अंतिम क्रियाक्रम को लेकर के। जी, तो बहरहाल काफी हाई प्रोफाइल ये मामला है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपकी तमाम तर जो तफसीलात आप लगातार हमें दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नपेंद्र। उस पीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਜਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ कि राघव चड्ढा सीएम है? मैं एक और बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, ज्ञानव्यापी केस में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। आज सर्वे रिपोर्ट फरीकीन को सौंपी जाएगी। साथ ही सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ सर्वे के दौरान ली गई तस्वीर और वीडियो भी फरीकीन को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी की अदालत में समाअत होना है। मुस्लिम फरीक पूरे मामले को खारिज करने के लिए अपने दलाइल पेश करेंगे। अदालत की कार्रवाई दोपहर 2 बजे यानी अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। देखिए, ये एक सच्चाई है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें उसका सेक्शन 4(2) ये कहता है कि अगर किसी रिलीजियस प्लेस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई चल भी रही है वो भी स्टॉप हो जाएगी और नए सिरे से तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये जो नए सिरे से कानूनी कार्रवाई चल रही है, मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। इस पर जो है बात की जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, सेशन कोर्ट ने जिस तरह हड़बड़ी में उस कानून के उल्लंघन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट को नकारते हुए जल्दी में जो है शिवलिंग के नाम पर जो है हौज को सीज करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि ये वही हड़बड़ी है और इस हड़बड़ी से कहीं ना कहीं लोगों में इस तरह की बातें फैली हैं, भ्रमित हुए हैं लोग और इस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जब एक कानून है और पार्लियामेंट से एक्ट पास है तो उस कानून की पासदारी क्यों नहीं की जाती, उसको क्यों नहीं माना जाता। सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसका हवाला देकर इस तरह की याचिकाओं को खारिज क्यों नहीं करता। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर जो याचिका आई और उसमें जो है बाकायदा हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्या है, कल आप कहोगे कि हमारे चैम्बर में क्या है, उसको भी खोदने की कोशिश करो। तो इस तरह के रिमार्क्स जब उन लोगों को मिलेंगे तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। जब उनको एक्सेप्ट किया जाता रहेगा, उन पर सुनवाई होती रहेगी तो कहीं ना कहीं बातें चलती रहेंगी। देखिए, कोर्ट के तमाम फैसलों का सम्मान हम करते हैं, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। इससे पहले कि देश में एक बार फिर बाबरी मस्जिद जैसी नफरत फैल जाए, कम्युनल आग फैल जाए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सारी फाइलें मंगाए, अपने आप उसको देखे, अगर ज़रूरत हो तो कमीशन जारी करे। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से कोई जाकर अपनी आंखों से देखे, वो भी भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहीं जा नहीं सकते हैं। देखें और इसका फैसला करें कि क्या सच है और क्या गलत है, ताकि देश उन हालात से बच सके जिन हालात का सामना एक बार कर चुके हैं। कुछ नहीं कहना। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। जब कोई मैटर चल रहा होता है तो कुछ नहीं बोलते हैं।
इंटेलेक्चुअल्स की तो आदत होती है बात करने की, लेकिन यहाँ सबने यहाँ कहा है कि देयर शुड बी एन एक्शन प्लान कि आप क्या करना चाहते हैं। तो क्या आपकी शिकायत है, कैसे आप उसको दूर करना चाहते हैं, आपस में डायलॉग कैसे करना चाहते हैं और कम्युनिटीज़ के साथ डायलॉग कैसे करना चाहते हैं। तो उसके लिए अच्छे सुझाव आए हैं। लेट अस सी व्हाट दे डू ऑन इट। और खबर भोपाल से है। भोपाल जामा मस्जिद तनाज़ा मामले में अब भोपाल की रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी सामने आ गई हैं। 19 मई को शुरू हुए इस तनाज़े को मध्य प्रदेश संस्कृति मंच ने शुरू करते हुए भोपाल की जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताते हुए बनारस ज्ञानव्यापी मस्जिद की तर्ज पर इसका सर्वे कराने का मुतालबा किया था। अब भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि वो सब मुकाम जहां पर बाहर से आने वालों ने कब्जा करके तामीरात की थी, उनका सर्वे करके जांच की जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है, ऐसे विषयों पर जहां आक्रांताओं ने कुठाराघात करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल कहीं भी बन सकते हैं, और पर किसी के साथ तोड़ करके कुछ और स्थान बनाओ या उनको ठेस पहुंचाना भावना होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए, और अगर कुछ सत्यता है तो उसकी जांच में कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। एक और अहम खबर, बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की जानिब से शर्मनाक बयानबाजी और नाज़ेबा अल्फाज के इस्तेमाल के बाद चहार जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। MIM दिल्ली ने एक FIR दर्ज कराई है और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही MIM सरबरा अज़दीन ओवैसी ने PM मोदी से नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा ने जो मेरे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की यूनिट और मेरे साथ जो मेरे एडवोकेट मुजीबुर रहमान जो लीगल सेल के इंचार्ज हैं, या एडवोकेट हुमा कौसर साहबा, या एडवोकेट आमिर अली साहब, और जो यहाँ के लोकल यूनिट है, सब मेरे साथ यहाँ थाने में आए। हमने उस नुपुर शर्मा के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दी, रिसीव कराई, और हमारी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, उससे ये मांग है कि एक ऐसी शख्स जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों की फीलिंग्स को हर्ट किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी जगह जेल में है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी मांग है कि उनको फौरन पार्टी से बर्खास्त करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ये मैसेज दें कि हिंदुस्तान में अभी कानून की बालादस्ती है और किसी भी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्योंकि मुसलमान अपनी जान से ज़्यादा, अपने माँ बापों की या ख़ानदान की जानों से ज़्यादा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। और अगर कोई शख्स उनके नबी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके लिए अपनी जानों का तक नजराना तक पेश करने को तैयार है। लिहाजा इस सेंटिमेंट हर्ट को या इस गुस्ताखी को सीरियस लिया जाए। जिस तरह से पहले जिन वजीरों ने हमारे खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क दिया, उनको प्रमोशन दे करके और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया, या जिन और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, उनको और एजाज़ात से नवाजा गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस मर्तबा अपनी कानूनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और गृह मंत्री अपनी पद की गरिमा को रखते हुए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का ऑर्डर देंगे। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बका है उसको उसका सियासी चराग उगता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, शरद पवार साहब आपको बोलना चाहिए। आपके बारे में कोई बोला तो थप्पड़ मार देंगे। उद्धव ठाकरे आपको बोलना चाहिए, मुखालिफत करो आप मजलिस की, कोई एतराज, मगर हर चीज की एक हद होती है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि आप किसी भी मजहब के बारे में, उनके बड़े बड़े लोगों के बारे में आप अनाप शनाप बक दें। मुझे भी इख्तलाफ है बीजेपी से, शिवसेना से रहेगा जिंदगी भर। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 10 जून को इंतखाबात होने हैं। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें कपिल सिब्बल, जावेद अली खान और जयंत चौधरी मुश्तरका उम्मीदवार शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को इत्तेहादी समाजवादी पार्टी ने यूपी से राज्यसभा के लिए नामजद किया। जयंत चौधरी ने आज विधानसभा पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया और उनके साथ अखिलेश यादव और पार्टी के दीगर अहम लीडरान भी मौजूद रहे। देखिए, आज दिन इनका है, ये नामांकन करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है मुझे उत्तर प्रदेश की जनता ने, और जो समर्थन अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने दिया है, वह हमेशा याद रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर मैं राज्यसभा के विनती करना चाहता हूँ। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास करें। ऑल इंडिया सुन्नी उलमाए काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी ने देवबंद में मुनक्किदा जमीयतुल उलमा हिंद के इजलास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जमीयत ने अपने 2 रोज़ा इजलास में इस तरह के करारदादें पास की, बयानात दिए, जिससे कि मुल्क के मुसलमानों में कन्फ्यूजन पैदा हो। ऐसी मीटिंग करके वो जज्बाती ड्रामा कर रहे हैं और हुकूमत के हामी बनकर अपनी मीटिंग से मुसलमानोमुसलमानों को खास पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ने देवबंद में 2 दिवसीय मीटिंग की, लेकिन उस मीटिंग में बयानबाजियां हुई। अरशद मदनी और महमूद मदनी एक ही मंच पर पहुंचे। उसके बाद कानपुर में मुस्लिम तंजीम ने उस मीटिंग पर सवाल उठाया है। आइए जानते हैं ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने क्या सवाल उठाया उस मीटिंग पर। हमारे साथ सलीस साहब मौजूद हैं, महासचिव हैं। किस तरह का सवाल है उस मीटिंग पर जमीयत उलमा की? देखिए, जमीयतुल उलमा हिंद के ये चचा भतीजे दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जब मेंबर हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जब एक गाइडलाइन और एक फैसला लिया, तो उस फैसले के साथ इनको बोर्ड के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज मिल्लत मुस्लिमा को इत्तेहाद की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। और इन्होंने पहले ही दिन जब पर्सनल बोर्ड ने अपनी गाइडलाइन दी कि हम एक लीगल प्रोटेक्शन सेल बनाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतर कर आएंगे, और आइम्मा मसाजिद को चाहिए कि जुम्मे के खुतबे से कबल मुसलमानों को
हकीकी तारीख से वाकिफ़ कराएं और जो साजिशें इस मुल्क में चल रही हैं उससे रूशनास कराएं। जब फैसला बोर्ड ने उन सियासी जमातों को जो मुसलमानों के वोट लेकर इख्तियार में पहुंचने की कोशिशें करती हैं उन पर भी सवालिया निशान उठाते हुए ये कहा कि आखिर उनकी खामोशी क्यों है। और उन्होंने कहा कि 1991 एक्ट पर जिस तरह से हुकूमत वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और अदलिया पर सवाल उठाया कि जब 1991 एक्ट जब है तो फिर अदालत इस मामले को क्यों संज्ञान में लेकर के इसको रिजेक्ट क्यों नहीं करती है। तो इन तमाम मुद्दों पर जब फैसला बोर्ड ने सवाल उठाया तो यही महमूद नकवी साहब का बयान आया कि हमें कोई तहरीक सड़कों पर नहीं चलानी चाहिए, हमें कोई तकरीरें मस्जिदों में नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी लीगल सेल को बना करके किसी भी इलाकाई तंजीम के मुकदमे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इलाकाई तंजीमों को। तो ये कौन सा खेल हैगा। आखिर इनको जब पीएमओ हाउस से ये कहा जाता है कि जाके दुनिया में बताओ हिंदुस्तान का मुसलमान खुशहाल है कि परेशान हाल है, तो उन फोरम पर जा करके ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये इंटरनल मैटर है, दुनिया को इस पर मुदाखलत। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा खुशहाल और हैं। तो अगर दुनिया के दीगर ममालिक से ज़्यादा खुशहाल हैं तो ये फिर आज किस बात का रोना रो रहे हैं, किस बात के घड़ियाली आंसू बहा करके इमोशनल लोगों को करना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि ये वही जिस तरह से आपने देखा कि हाजी सलील साहब जो कि ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महासचिव हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से देवबंद में जो जमीयत उलमा हिंद की मीटिंग हुई है जहां पर अरशद मदनी और महमूद मदनी एक ही मंच पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो गाइडलाइन जारी की थी उससे बिल्कुल अलग है। इससे देश का मुसलमान बटेगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत स्कीम जारी की। इस स्कीम के तहत इन बच्चों की मदद की जाएगी जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने वालिदैन और अपने सरपरस्तों को खो दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का आगाज़ किया था ताकि इन बच्चों की मदद की जा सके जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने वालिदैन को खोया है। आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। आज आप सभी बच्चों के बीच आकर मुझे बहुत सुकून मिला है। साथियों, जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी स्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, हंसते खेलते हुए अचानक अंधेरा छा जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।